सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पीडीएम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अब रैलियों और एहतजाज की सूरत अपनाए हुए है। जनवरी के आखिर तक यानी 27 जनवरी तक ये सिलसिला, आज से मर्दान से शुरू होने वाला ये सिलसिला जारी रहेगा मुख्तलिफ शहरों में। आज मर्दान में मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीडीएम के दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हैं। बिलावल भुट्टो साहब नहीं हैं, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब और कमर जमान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत पर यह जो दबाव बढ़ाया जा रहा है, उससे ज़्यादा जो सख्त दबाव हो सकता है वो है इस्तीफ़ों के मामले पर, जिस पर अभी तक पीडीएम एक प्लेटफॉर्म या एक बात या एक चीज़ पर मुत्तफिक नहीं हुई है। कुछ आरा सामने आ रही हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सदर ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। पीडीएम मिलकर 15 से ज़ायद नशिस्तें जीत सकती है। साथ ही साथ जो ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं उन इलेक्शन में भी उन्होंने कहा कि इसमें भरपूर हिस्सा लिया जाना चाहिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इस बात से मुत्तफिक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस चीज़ को अब पीडीएम के सरबराही इजलास में उठाने का और बातचीत से इस मामले को हल करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम नून का इस्तीफ़ों के मामले पर या एहतजाज की सूरत में जितना एग्रेसिवनेस नजर आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके पास एक सूबे की हुकूमत है, शायद उतना एग्रेसिवली इस मामले को नहीं देख रही। 29 दिसंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हो रहा है बिलावल हाउस कराची में। उसमें भी अब फैसले होंगे कि अगले आने वाले दिनों में क्या फैसले करने हैं पीडीएम से मुतालिक, इस्तीफों से मुतालिक, सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक। लेकिन पीडीएम के हवाले से अभी चीज़ें इस अबहम का शिकार हैं कि जो इस्तीफ़े दिसंबर के आखिर में तवक्को की जा रही थी वो शायद अब फरवरी के आखिर में आएंगे या फरवरी के पहले वीक में उसका फैसला होना बाकी है। साथ आज हम बात करेंगे कि अब दोबारा से जिन रैलियों का आगाज़ हुआ है, पहले उन रैलियों और जलसों से कितने मकासद हासिल कर पाई है अपोजिशन और हुकूमत के लिए कितना प्रेशर बनता जा रहा है, क्योंकि हर अगला आने वाला दिन जो है वो हुकूमत के लिए भी बहरहाल परेशानी का बायस बनाएगा या नहीं। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से साथ ही साथ आज प्रोग्राम में बात होगी जिसमें अब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी मांग ली है शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन के मामले पर, और वो भी देखा जाएगा कि अब क्या फैसला होता है कि अगर आईनी तरमीम के बगैर ऐसी कोई चीज़ की जा सकती है या नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। ये पीडीएम के हवाले से जो फैसला हो रहा है कि जनाब इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़े नहीं देंगे, आसिफ अली जरदारी साहब की जो तजवीज़ आ गई वो तो सेनेट इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, और ज़रा ये बता रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब तो उससे पहले जो है वो इस्तीफ़ों के ऑप्शन को इस्तेमाल करने का अहकाम दे रहे हैं। तो ये पीडीएम अभी तक मुत्तफिक सबसे बड़े कार्ड, सबसे सख्त कार्ड के हवाले से नहीं हो पाई है। जी शुक्रिया नसीब। देखें, ये आपको पता है कि इस किस्म का जो प्रोपोगंडा है कि जिसमें ये कहा जाता है कि पीडीएम के जितने भी रहनुमा हैं वो एक मतलब है कि पेज पर नहीं है, इस किस्म का प्रोपोगंडा पहले भी किया जाता है। और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के हवाले से आपको पता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि शरीफ फैमिली में आपस में कोई दरारें पड़ी हुई हैं, कोई इख्तलाफात है, शरीफ फैमिली के फैसले जो है शहबाज साहब की और राय है और नवाज शरीफ साहब की और राय है। इन तमाम चीज़ों के और इन तमाम जो ये मतलब है कि प्रोपोगंडा किया गया, इसके गुब्बारे से उस वक्त हवा निकल गई जब पीडीएम की तमाम पार्टीज जो हैं वो ना सिर्फ एक पेज पर इकट्ठी हो चुकी हैं बल्कि एक स्टेज पर भी इकट्ठी हो चुकी हैं। और आपने देखा है कि इसमें जो भी फैसले होते हैं वो मुशावरत के साथ होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसकी वजाहत की और मरियम नवाज साहबा ने और पीडीएम के तमाम लीडरान ने, जब आपको पता है कि उन्होंने अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफे मांग दिए और आप 30 दिसंबर तक तमाम जो मेंबरान हैं वो अपने इस्तीफे अपनी लीडरशिप को जमा करवा देंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कल मैं लाहौर में ही था और तकरीबन
95% जो रिजाइन है कौमी और सूबाई असम्बलियों के, वो लीडरशिप के पास आ चुके थे और बाकी पार्टीज का इसी तरह से। लेकिन देखिए बात ये है अली गौहर साहब, ये तो पार्टी के कायदीन के अहकामात हैं, वो तो देना होंगे तमाम लोग, जो है कोई पार्टी का एक नज़्म ज़ब्त होता है, वहां तक तो आ गए। सर मैं उन इस्तीफों को आगे की बात कर रहा हूं कि वहां पर इस्तीफे देने पर तो पीडीएम मुत्तफिक है, लेकिन कब देना है इख्तलाफ ये है कि इस पर है कि सेनेट इलेक्शन हो ना हो, क्योंकि ये असल चीज़ तो यहाँ पर है कि मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि होने चाहिए इस्तीफे पहले, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि इस्तीफे होने चाहिए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का ये तजवीज़ है कि इस्तीफे सेनेट के इलेक्शन के बाद होने चाहिए। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि सेनेट के इलेक्शन हो गए अगर, तो फिर तो मामलात ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। देखिए मामलात बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे। वो अंग्रेजी का एक मकूला है ना, हिट द आयरन व्हेन द आयरन इज हॉट। ये तो अब पीडीएम की क़यादत डिसाइड करेगी, इनका आपस में इख्तलाफ कोई नहीं है। जाहिर है ये वो पार्टीज हैं जो मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज पर मुख्तलिफ मतलब है कि मकातब फिक्र के लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं, लेकिन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस नाअहल, नालायक और करप्ट हुकूमत को जाना चाहिए। उसका बोरिया बिस्तर गोल करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। और आप देखें कि उसमें जब वो मुनासिब वक्त समझेंगे कि जब हमें महसूस होगा, हमारी तमाम लीडरशिप को महसूस होगा कि इस वक्त अगर हम रिजाइन करते हैं तो इनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। रिजाइन करने का जो है वो उसकी मतलब बिल्कुल तमाम पार्टी की लीडरशिप वजाहत कर चुकी है कि उसका मकसद ये नहीं है कि रिजाइन करके हमारे लोग असम्बली से बाहर आ गए और ये उधर बैठकर एंजॉय करते रहे। उसका मकसद ये है कि जिस दिन हम इस्तीफे देंगे उसके बाद फिर ये कठपुतली हुकूमत इंशाअल्लाह ताला लोगों के सरों पर मुसल्लत नहीं रहेगी और इनको अपने। तो बलोच साहब, आपको ये लगता है कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि आपके इस्तीफों से इतना बड़ा डेंट हो जाए कि ये असम्बली में रह पाए, यानी कि नए इंतखाबात की जानिब इनको जाना पड़े? अभी वो वक्त बकौल आपके वो नहीं आया है, इसलिए पीडीएम ने भी मजीद वक्त लिया। मैं उस्मान सईद बसरा साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करी, नून के रहनुमा और तर्जमान पंजाब हुकूमत हैं। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का। पीडीएम बहरहाल एक बात पे मुत्तफिक है कि वो रिजाइन करेगी और आपकी हुकूमत के लिए उस वक्त जब वो देखेंगे कि मामलात जो है वो इस वक्त आपके लिए बिल्कुल साजगार नहीं है, वो इस्तीफे भी देंगे, फिर आपके लिए उतना आसान नहीं होगा कि आप इन असम्बलियों में बैठ सकें। तो बसरा साहब, फिर आप तैयार हैं अगले मरहले के लिए? क्योंकि आज भी हम ये देख रहे हैं कि मैदान में वो निकल आए हैं, रुके नहीं हैं। वो लाहौर के जलसे के बाद लग रहा था कि शायद वो कहीं मद्दम हो गए। आपके खिलाफ हर दिन वो मजीद एक्टिव हो रहे हैं, मजीद एग्रेसिव हो रहे हैं। बिल्कुल रहीम, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह देखिए कि हम तो उनको ये पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं 31 जनवरी को ये कह रहे हैं हम रिजाइन करेंगे। हम कह रहे हैं 31 जनवरी को क्यों रिजाइन करेंगे भाई? आप आज रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? आपको चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि आप रिजाइन करें तो आप आज रिजाइन कर दें। हम तो 31 जनवरी का इंतजार करना ही नहीं चाहते। कौम भी आपसे छुटकारा चाहती है और पार्लियामेंट के अंदर हुआ है नैब के ऊपर हर्जा फराई करके, पाकिस्तान के इदारों को गाली देके। सर 31 जनवरी तक वो रिजाइन नहीं, आपका रिजाइन मांगा उन्होंने 31 जनवरी तक। उन्होंने तो अपना रिजाइन के हवाले से भी फैसला नहीं किया। देखिए हमने तो क्या है, हमें डेडलाइन ना दें। हमने 31 जनवरी को रिजाइन, वजीर आजम 2023 तक का मैंडेट लेके पाकिस्तान की कौम से आए हैं, वो रिजाइन नहीं कर रहे। अब इन्होंने कहा ना कि 31 तक अगर आपने रिजाइन ना किया फिर हम लोग रिजाइन देंगे। हम कह रहे हैं हमने नहीं करना, हमने आपकी बात को ठुकरा दिया, जूते की नोक पर रखा। तो अब आप इस तरह करें कि आप ये तमाशा शुरू किया हुआ है ना, ये जो आपने स्टंट कर रहे हैं, बाजीगरी कर रहे हैं कि जी आप अपने इस्तीफे फेसबुक को पेश कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ट्विटर को पेश कर रहे हैं, कुछ अपने जिली सदूर को दे रहे हैं। भाई आइए और कल के कल ही पार्लिमानी पार्टी के तमाम इस्तीफे लेके आइए मुतलका स्पीकर के पास। सिंध वाले वहां चले जाएं, पंजाब वाले यहाँ पे चौधरी साहब के पास आ जाएं, मरकज वाले यहाँ पे जो है इस्लामाबाद आ जाएं, कल ही इस्तीफे दें और हम नई इलेक्शन करवाएंगे। ये किससे ब्लैकमेल कर रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर जो एक जमहूरी मैंडेट पाकिस्तान के लोगों ने वजीर आजम इमरान खान को दिया है, रिजाइन कर दें कि उन्होंने चोरी के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। वो इसलिए रिजाइन कर दें कि पाकिस्तान की इकॉनमी उठ रही है। वो इसलिए रिजाइन कर दें कि सारे चोर जो है वो पाबंदी सलासल हो रहे हैं या कवानीन के सामने उनको सरेंडर करना पड़ रहा है। आखिर मुझे बताइए ना, इमरान खान करें तो रिजाइन क्यों करें? कोई एक सब्सटेंशियलिज्म बताएं। आप कहते हैं उस इलेक्शन जिसको आप रिग्ड कहते हैं और झूठ बोलते हैं और नगद बात करते हैं, उस इलेक्शन की वजह से आप सिंध में हुकूमत के अंदर हैं।
उसी इलेक्शन की वजह से आप असेंबली के अंदर जो है वो आपको प्रोडक्शन ऑर्डर मिलते हैं और आप अपोजिशन लीडर हैं, उसी की वजह से आप कमेटियों में बैठे हुए हैं, उसी के प्रिविलेज एंड पर्क्स ले रहे हैं, उसी की तनख्वाहें ले रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है। अगर आप इलेक्शन ठीक नहीं है आप रिजाइन कर दें। और कौम आपसे ये भी पूछना चाहती है कि अगर इलेक्शन ठीक नहीं है तो आपने कितनी नंबर ऑफ पिटीशन जो है इलेक्शन कमीशन में फाइल की। इन झूठों से ये पूछिए कि कितनी नंबर ऑफ पिटीशन दायर की हैं। 2013 में जब हम और पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातें मास और नून लीग कह रही थी कि ये भारत का इलेक्शन है, उस वक्त 113 इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई थी। अभी पीपल्स पार्टी और नून की मिला के पंजाब के अंदर टोटल 23 इलेक्शन पिटीशन हैं, यानी कि हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 24 इलेक्शन पिटीशन हैं। ये जो धांधली का रोना रोते हैं 2 नंबर लोग, इनकी 23 हैं। देखिए एक चीज बिल्कुल वाजह है, ये चोरी बचाओ मुहिम है, ये अपने अम्मी अब्बू को बचाने की मुहिम सर वो तो ये कह रहे हैं ना कि इस वक्त नाअहल हुकूमत ने अवाम के लिए बुरा हाल कर लिया। इलेक्शन तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि ये रिग था, वो ये भी कह रहे हैं कि ये आरटीएस सिस्टम बैठने का इलेक्शन है, पिछला आरओ का इलेक्शन था, यानी आसिफ अली जरदारी साहब का वो जुमला है, लेकिन वो कह रहे हैं ये आरटीएस सिस्टम के बैठने का इलेक्शन है और जिसकी वजह से ये हुकूमत आई, जो एक नाअहल हुकूमत है उसको घर जाना चाहिए। बसरा साहब अच्छा सुनिए मुदस्सर सुनिए, मैं कहता हूं कि अभी आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं अभी बताता हूं कि ये हुकूमत नाअहल है कि ये चोर उचक्के नाअहल थे। इन चोरों के दौर के अंदर इस मुल्क के ऊपर 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, मालियाती खसारा था। इस हुकूमत जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उसने ये करंट अकाउंट डेफिसिट मालियाती खसारा खत्म कर दिया है। इन चोरों उचक्कों और लुटेरों की हुकूमत के अंदर जो एवन फील्ड वाले हैं, जो सरी महल वाले हैं, इस पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई। सर बसर साहब यकीनी तौर पर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपके दौर में बेहतर हुआ है, लेकिन सर जो अंडे की कीमत है वो तो मुर्गी के से भी ऊपर चली गई है, वो आपके दौर हुकूमत में हो गई है। सर वो चीनी की कीमत डबल आपके दौर हुकूमत में हो गई है। नहीं मुदस्सर, लेट मी एस्टैब्लिश माय आर्गुमेंट जी। आज इस मुल्क के अंदर भारत और बांग्लादेश से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इमरान खान और उसकी लीडरशिप में ये मुल्क 28 पॉइंट ऊपर आ गया है। आज इस मुल्क को जिसको ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म रिजाइन कर दे, उस वज़ीर-ए-आज़म को एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर। दुनिया आपके वज़ीर-ए-आज़म की लीडरशिप को, उसके विजन को मान। सर वो ये भी तो कह रहे हैं कि जीडीपी जो है वो खित्ते में सबसे नीचे चली गई है। ये सूरत हाल है कि हम अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। मुदस्सर ये लगब बात है और ये झूठे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने वाले हैं, परपेचुअल लायर्स हैं। पाकिस्तान नहीं, दुनिया के अंदर जो स्पेकुलेटेड इकोनॉमी है, मैं टेक माय पॉइंट जी, दुनिया के अंदर कोविड के हालात में स्पेकुलेटेड इकोनॉमी जो है, दुनिया में 2 ममालिक की मस्बत है, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान की 7.4 की ग्रोथ दे रही है, चाइना की इससे ज्यादा है। हिंदुस्तान -15 में है, अमेरिका भी माइनस के अंदर है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखिए अगर मुल्क के अंदर मुआशी कसाद बाजारी है और मुआशी हालात ठीक नहीं है, इस मुल्क का सीमेंट आज दहाइयों के बाद बुलंदतरीन सतह के ऊपर बिक रहा है। इस मुल्क के अंदर गाड़ियां सबसे बड़ी हैं। इस मुल्क के अंदर सिर्फ पंजाब के अंदर 200 अरब रुपए सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं, ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 20% अप गई हैं और कॉटन के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं रेडीमेड गुड्स की वो 28% अप गई हैं। आप मुझे बताइए कि मुआशी हालात खराब हैं। चले मैं मुआशी हालात और आपने जो एक्सपोर्ट के हवाले से बात की है, वैसे उनके अली गौर बलोच साहब के शहर के साथ ही वो पाकिस्तान का एक बड़ा सनती शहर है। बलोच साहब वो कह रहे हैं बहुत बेहतरी हुई है पाकिस्तान में और वक्तन वो रफ्ता रफ्ता बेहतरी हो रही है। सर आपका फैसलाबादी जिसकी पावर लूम्स बंद हो गई थी, जिसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी तबाह हो गई थी, आज वो बेहतरी की जानिब जा रहा है। तो हुकूमत तो बेहतर है, आप फिर कैसे नाअहल हुकूमत गर्दानते हैं बलोच साहब? देखिए मुदस्सर, वैसे तो मेरा मूड था कि मैं वो गैर पार्लिमानी अल्फाज उस हद तक ना बोलूं, लेकिन ये मेरा भाई बसरा आके बैठा है तो इसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी जब तक कि मैं इसको इसकी जुबान में नहीं समझाऊंगा। सबसे पहले तो इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है, वो जो इस मुल्क की डाकू रानी है जो कि इमरान खान की हमशीरा है, उसने सबसे बड़ा डाका मारा इस मुल्क के ऊपर। वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपी और उससे को मामूली जुर्माना लिया, उसको नैब की बजाय उसका केस जो है FBR का बना दिया। ये सबसे बड़ा डाका और सबसे NRO है जो इमरान खान ने अपनी हमशीरा को दिया। उसके बाद इमरान खान ने, जो कि खुद डाकू नंबर 1 है, उसने क्या किया कि अद्वियात, जो आमिर कियानी है, उसने अद्वियात से अरबों रुपए कमाए। वो इमरान नियाजी की ATM मशीन में से एक मशीन है
और उसके बाद उसके इनाम के तौर पर उसको एक पार्टी का बहुत बड़ा ओहदा दे दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि चीनी और आटा चोरी जो थी उसकी इजाजत खुद इस सिलेक्टेड और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने जो है कि वो अपने साइन करके जो है वो अप्रूवल दी और चीफ मिनिस्टर से साइन करवाए। लेकिन आज तक कोई इनका कठपुतली नैब कोई किसी के अकाउंट मुंजमद नहीं किए गए, कोई किसी के ऊपर नैब ने किसी का छापा नहीं मारा और ये आरटीआई सिस्टम की पैदावार। और यकीन कर लें इस सारे प्रोपोगंडे के लिए जो कि इस मुल्क के खिलाफ होते हैं, हम लोग पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के जो लोग शहीद हो रहे हैं हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन वर्दी के पीछे छुपकर जो है पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होना, आरटीएस सिस्टम को ऑन करना और ऑफ करना और इन जैसे नालायकों और करप्ट टोले को मुल्क की हुक्मरानी के लिए मुसल्लत कर देना। और एक यकीन कर ले ये जैसे होते हैं ना कि वो एक लफंगे लोग शाम को मतलब है कि जो कि किसी हाउस के मेंबर भी नहीं है उनको बिठा दिया जाता है टॉक शो पे लाके, ये किराए के जो मतलब है कि इनके स्पोक्समैन हैं उनको बिठा दिया जाता है और ये मतलब है कि बगारी जुबान इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे अफसोस है कि हमें भी वैसी जुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन क्या करें इन लफंगों को फिर और कोई जुबान समझ नहीं आती। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए इन आटा चोरों से, इन चीनी चोरों से और इनके मतलब है कि जिन्होंने अरबों रुपए के जो है वो खाए और आरटीए वो आपने देखा कि बीएलटी पिशावर का इन्होंने क्या असर कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ये जो सादिक और अमीन कहते थे, वो सादिक और अमीन दौर का जो वो मतलब है कि वो 8 रुपए का जो अंडा है जो मिलता था नून लीग के वक्त में, वो आज सादिक और अमीन के दौर में 20 रुपए का हो गया। तो इसका मतलब है वो करप्ट अंडा था जो उस वक्त 8 रुपए का बिकता था। ये मुर्गियों और कटोर बच्चों की बात करता था इकोनॉमी की। तो आज आपने देख ले कि इसने पाकिस्तान ये डेफिसिट की बात करते हैं, ओ भाई तुम बजट के डेफिसिट की बात करो, तुम करंट डेफिसिट की क्या बात करते हो। और जो फैसलाबाद में तुमने जो है मतलब है कि वो शहद की नहरें बहाई हैं, वो आकर देख ले, उस वक्त भी ताजर कम्युनिटी उस वक्त भी एक्सपोर्टर रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। सर फैसलाबाद की तो सर सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद में तो आपके दौरे हुकूमत में भी वो पावर लूम्स और बाकी चीज़ें वो बंद थी, अब की बार है तो अब जाके कुछ वो सिलसिला अपटमा ने मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि कदरे बेहतर हुआ है। ये तो फैसलाबाद के हालात तो बेहतर सही गलत ये होती रही हैं, लेकिन एक चीज़ बहरहाल मैं थोड़ा सा काउंटर आपको करूँगा। यहाँ पर आप हाउस के मेंबर्स के हवाले से बात करें, सर मौलाना फजलुर रहमान साहब हाउस के मेंबर नहीं हैं, मरियम नवाज साहिबा हाउस के मेंबर नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के एक बड़े लीडर्स हैं, वो जमातों के सरबराहान हैं, तो वो भी सर बात कर रहे हैं, बाकियों को भी बात करनी होगी। तो ये बात ये है कि पार्लिमानी, मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ, पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूरी है क्योंकि पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी देख रहे होते हैं, तो ये ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ का को मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बस साहब मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की, बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है अपोजिशन की जानिब से, आप तो कहते थे आपके पास 100 लोगों की टीम है, 22 साल की जद्दोजहद और पूरा तजुर्बा है। कल वज़ीर आज़म कह रहे हैं 2.25 साल के बाद 2.5 साल के बाद कि हुकूमत में आने से पहले जो है वो ट्रेनिंग होना चाहिए है। वो ट्रेनिंग फिर क्या थी? वो जो सवाल ये अपोजिशन करती है कि अगर आप तैयार ही नहीं थे तो फिर आप लोग इस तरह से आ गए, एक तो वो कह रहे हैं कि आए नहीं लाए गए तो फिर आपको पता ही नहीं है। तो आज आप 2.5 साल के बाद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल यहाँ पहुँच गई है। बसरा साहब जी मुझे आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बसरा साहब। हेलो जी मुझे भाई देखिए, ये जो अपोजिशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, इसमें एक से बढ़ के एक झूठा आदमी मौजूद है। कल जो वज़ीर आज़म ने तकरीर की उसको चाको सबाक से हटा के सोशल मीडिया पे छपा के और वहां पे जो मैं अब क्या कहूँ तज्जिया कारों को बिठा के जो तज्जिए करवाए गए, आप मुझे अब भी अपने प्रोग्राम के अंदर मुजस्सर में रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर की सारी तकरीर सुनवाएं, जिसका चाको सबाक ये था कि अमेरिका के अंदर जो एक प्रेसिडेंट आता है उसको जब कुछ लेने से पहले मिलता है कि वो हुकूमत के अंदर होने वाली पिछली चेंजेस और तब्दीलियां और जो चीजें उसके अंदर मुहर्रकात हैं उनको समझे, और 1, 2, 3 महीने वो समझने के बाद जब आते हैं इस ट्रांजिशन पीरियड होता है तो उसके बाद बेहतर देख सकते हैं। इस सारी झूठों के टोले ने जिसके कहता हूँ कि फौज भी शामिल है जो बाहर कहीं ना कहीं से जो है वो एक अलाइड हो चुके हैं एक झूठा ग्रुप के साथ,
उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को अपनी मर्जी का हिस्सा जोड़ के इसके ऊपर कल पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम किए। अब कोई आदमी इनके गिरबान को पकड़ा ले कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोलते हैं, आप पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हैं, अल्लाह के 99 नामों भी झूठ बोलते हैं, आप लोगों के अंदर भी झूठ बोलते हैं और टेलीविजन के ऊपर भी झूठ बोलते। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तैयारी हमारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजिशन का सिस्टम दिया है कि जो ही हम इलेक्शन लड़ते हैं हम तो 5 रोज बाद ही, 1 हफ्ते बाद ही आके हुकूमत करना पड़ता और हमें एम्पल टाइम नहीं मिलता। और वो कह रहे थे कि सिस्टम तो ठीक होना चाहिए और एम्पल टाइम मिलना चाहिए टू अंडरस्टैंड। अब एक बात तो मैं रिप्लाई करना चाहूंगा। देखिए जिनको बड़ा जोम है ना टेलीविजन के ऊपर बैठ के थे, हम जी बड़े वो यहाँ पे लफंगे किस्म के लोग बैठते हैं। लफंगा, सबसे बड़ा लफंगा तो है राना सनाउल्लाह, जिसने मरियम के मुतालिक जो बातें की वो कोई शरीफ आदमी टेलीविजन पर दोहरा नहीं सकता। उनके सामने ये भाई साहब हाथ बांधे खड़े होते हैं। चले बसरा साहब, इस किस्म की बातें हम आप ना ही करें, वो माजी का हिस्सा हो गया, खत्म हो गया, अब वो उनके तर्जुमान भी हैं, तो अब ये बातें छोड़ते हैं। नॉन इलेक्टेड आदमी है। सही, बिल्कुल सही हो गया। उससे बात करें, लॉजिक से बात करें, ठीक हो गया, हमें लॉजिक से बात करें। ये नहीं कि मैं एक एमएनए होकर आ गया हूँ, मैं इस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं पंजाब गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स पर्सन। मैं अब इनके ऊपर अगर जाती हमला करूं कि आप क्या हैं, तो इनको मैं मुझे कोई तरीका है, आप लॉजिक पे बात करें। बिल्कुल सही है, लॉजिक से ही बात हो रही है, लॉजिक से ही बात हो रही है। हम ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पर मजीद भी बात करते हैं जी। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेंगे नाज़रीन, मेहमान भी हमारे साथ हैं। उसके बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, दोबारा से उन रैलियों और उन जलसों, निस्बतन छोटे जलसे लेकिन ये रैलियों के ज़्यादा अब है मामला, मर्दान से शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक ये जा रहा है, इसका क्या मकसद है? क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए आप मोमेंटम बना रहे हैं, ये किस लिए दोबारा से शुरू किया गया? जी डेफिनेटली आपको पता है कि एक पूरे पीडीएम ने फैसला किया और प्राइम मिनिस्टर, बल्कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक मौका दिया कि वो अपनी लूट घसूट करने वाली टीम को लेके घर चला जाए और रिजाइन करे। तो उसके लिए जरूरी है कि जाहिर है इसके बाद इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च भी होगा, रिजाइन वाला प्रोसेस भी है, ये सारे काम होंगे। तो उसके लिए रिलीज ये पीडीएम का फैसला है कि जितने भी इजला हैं, जाहिर है कि ये इसमें 4 सूबे हैं और चारों सूबों में इसके बाद मुल्तान भी वो मतलब है कि एक इवेंट रखा है और सखर का है, सियालकोट का है, लाड़काना में आपको पता है। तो ये सिलसिला जो है एंड जनवरी तक इसी तरह से चलता रहेगा। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से पाकिस्तान की अवाम जो है उन्होंने इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ रेफरेंडम कर दिया है। ये आपको पता है कि वो हुकूमत है कि जिन्होंने महंगाई का एक तूफान बर्पा कर रखा है। लेकिन बलोच साहब, हुकूमत ये कहती है कि ये सारे रैलियां, सारे चीज़ें रुक सकती हैं अगर वो जो नैब के हवाले से तरमीम थी आइन की वो हम कर लेते, जिसको वो एनआरओ कहते हैं कि वो एनआरओ की सूरत में आप चाह रहे थे, वो होते तो हर चीज़ रुक जाती, उससे आगे कुछ होना ही नहीं था। देखिए एनआरओ ये तो सिलेक्टेड दे ही नहीं सकता, इसने तो सिर्फ एनआरओ लिया है अपनी उन एटीएम मशीनों के लिए कि जो इसको कमा के दे रही हैं, जिसका मैंने पहले रेफरेंस दिया है, जिसमें चीनी चोर है, सुनामी ट्री का है, आटा चोर है, जिसमें अद्वियात चोर है, वो और अपनी बहन को इन्होंने एनआरओ लेकर दिया है। ये एनआरओ कहाँ दे सकता है? एनआरओ देना इसका इख्तियार नहीं, वो तो आपको पता है कि मुल्क के डिक्टेटर ही देते हैं एनआरओ, और हमें एनआरओ नहीं चाहिए। हमें तो इस नाहल और करप्ट हुक्मरान से और इसकी करप्ट हुकूमत से पाकिस्तान के अवाम को छुटकारा चाहिए। आज देखें कि जिस वक्त नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त जिम्मेदार को पर यूनिट जो है वो, ये दोबारा जलसे रैलियों का आगाज हो गया है। अब 27 जनवरी तक ये जलसे और रैलियों की सूरत में अपोजिशन फिर से वैसे ही मामलात करेगी। हुकूमत कहती है उनके खिलाफ एक्शन होगा। एक्शन तो बहरहाल जिस किस्म का होगा वो तो माजी के एक्शन से ज़्यादा नज़र नहीं आता। ये मुसलसल उसी तरह से उसी सूरत में आगे बढ़ रहे हैं। अपोजिशन को अब रोकने इन तमाम तर चीज़ों के लिए हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहले तो बात यह है कि अपोजिशन के पास क्योंकि किसी किस्म की मॉरल और लीगल स्टैंड नहीं है और लोग इनकी बात के ऊपर मोबिलाइज नहीं हुए हैं। आप देखिए कि लाहौर का जलसा एक सियासी तौर पे एक खुद का हमला था।
चीज साबित हो गई कि कौम ने जो अंडर 19 के कप्तान हैं, यानी हम जिंदगी के अंदर कोई उनकी अचीवमेंट नहीं, माशरे के बाद की खून के ऊपर वो लीडर बन गई हैं और चचा अपने को अंदर करवाने के बाद वो पार्टी हो गई हैं। और दूसरी तरफ अंडर 19 का एक कप्तान जो है वो है बिलावल, जो अपनी माँ की वसीयत, जिसको अभी तस्दीक होना बाकी है क्या वो वालदा की वसीयत थी कि नहीं। इन बच्चों की हर किस्म की जो इनका एक्यूमन है उसको देख लिया है। लाहौर के अंदर होने वाली हजीमत ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की बहादुर कौम, पाकिस्तान की गयूर कौम किसी सूरत भी चोरी बचाओ मुहिम से इनके साथ खड़ी नहीं। अब मसला ये है कि ये एक सियासी अपनी एक, वो कहते हैं ना कि आप अपने दाम में सयाद आ गया, अब ये खुद अपने दाम में फंस गए हैं। पहले कह रहे थे हम इस्तीफे देंगे, हम कह रहे हैं आज अभी के अभी इस्तीफे दो, हम वहाँ इलेक्शन करवा देंगे। अभी कभी कह रहे हैं हम तो बाई इलेक्शन लड़ेंगे, कभी कह रहे हैं हम सरकार का इलेक्शन लड़ेंगे। अब उससे भी भाग गए हैं। कह रहे थे आर या के जलसे के बाद वो न आर हुआ है न पार हुआ है, वो तो बिल्कुल बीच मंझदार में हो गया है उनका। उसकी देखिए कौन इनके साथ नहीं, कौन किसी सूरत भी चोरी बचाओ मुहिम में इनके साथ नहीं है, नहीं निकल रहे। वही MP MLA की ड्यूटियां लगा के चंदा इकट्ठा करके लोगों को घेर घार के लेके आते हैं। वो भी जब तकरीरें शुरू होती हैं तो बिल्कुल पंडाल खाली हैं, जलसा गाहें वीरान है। इसलिए हुकूमत को सिर्फ कोई मसला नहीं है, हम तो चाहते हैं कि ये लोग तमाम चोरों का ये ग्रैंड अलायंस जो है लोगों के सामने एक्सपोज हो, ताकि ये जो एक इन्होंने एक पॉलिटिकल गिमिक शुरू की हुई है कि जी लोग हमारे साथ हैं और लोग हमारे साथ चलेंगे, ये गिमिक टूटनी चाहिए। और इनको पता चलना चाहिए कि लोगों के अंदर अब किसी किस्म की ना तो मॉरल अथॉरिटी कायम है, ना कोई इनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी। हुकूमत इनको जोरे बाल से नहीं रोकेगी, लेकिन जहाँ भी ये वायलेशन करेंगे, जो इंतजाम करेंगे जलसों का, ठीक बसरा साहब, जहाँ पर होगा वहाँ पर रोका जाएगा, लेकिन जिस तरह से बहरहाल रोका गया वैसा नहीं हुआ उन तमाम तर चीज़ों में। अली गौहर बलोच साहब, हुकूमत ने नहीं रोका आपको जलसों के हवाले से, उस तरह की जो कदगन लग रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कोई गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो जाए, रुकावटें खड़ी कर दी जाएं। और ये आज मर्दान में भी वैसी सूरत हाल हो गई कि फैसिलिटेट भी होगा जितना हुआ बाकी ये चीज़ें। लेकिन एक सर मामला बड़ा अहम है और वो इस वक्त है पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल, जिसका एहसास शायद हुकूमत को अपने इंतजामात में भी नहीं है, लेकिन जो अपोजिशन है उसको अपने मामलात में भी नहीं है। तो क्या वजह है कि आप इस जानिब इसको अब कुछ नहीं समझ रहे कि कोविड नाम की कोई चीज़ है और आवाम को भी ला रहे हैं, रैलियां जिस तरह की मैं फुटेजेस देख रहा था, SOP तो खैर दूर की बात है, तो ये गैदरिंग ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान में कहाँ रेशो किधर बढ़ गई है, आज भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद थी इंतकाल करने वालों की, बहुत बड़ी तादाद है पॉजिटिव केसेस की। तो सर इसको कहीं नहीं सोचा जा रहा PDM में, कहीं पार्टीज में ये डिस्कस नहीं हो रहा कि इस चीज़ों का ख्याल रखा जा सके? देखिए, आपके इल्म में है कोविड बिल्कुल पाकिस्तान का मसला है, लेकिन इसको इस मौजूदा हुकूमत ने कब बढ़ाया किया। जिस तरह के इन्होंने इस मुल्क के हर शोबा से अरबों रुपए खाए हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने NDMA ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसका सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए पर कोरोना पेशेंट हमारा खर्चा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सर्जनिश की, भाई आपने तो पूरे मुल्क में किसी एक पेशेंट पर 25 रुपए नहीं लगाए, 25 लाख रुपए पर पेशेंट किस तरह आपका खर्चा आ गया। कोरोना की आड़ में भी इन्होंने अरबों रुपए उसी तरह से कमाए हैं जिस तरह से कि इन्होंने सुनामी ट्रीज की आड़ में अरबों रुपए कमाए। और इन दोनों चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आपके सामने है। बाकी रहेगी बात कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, ये इन्होंने क्या सही कहा क्या गलत, ये बसरा साहब उनकी क्या वकालत करेंगे। उन्होंने तो कल खुद अपना बयान दे दिया आकर मीडिया पर कि भाई मैं नालायक हूँ, मुझे हुकूमत करना नहीं आता। अरे भाई नालायक भांडे, आपने 5 साल पिछले KPK में हुकूमत की, कहते थे मैं सीख गया। चले ये तो है कि अगले आने वाले 2.5 साल जो है वो हुकूमत में रह भी पाते हैं, या अगले 2.5 महीने जो हैं वो सेनेट इलेक्शन या फिर हुकूमत के खात्मे के होते हैं। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम नून के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मान सईद बसरा साहब, आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे चलते हैं, एक बड़ा अहम मामला है और वो है इस वक्त कहीं एक बड़ा अच्छा काम है, और वो है KPK की हुकूमत के अंदर कि पुलिस के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा शिकायत होती हैं हमेशा से पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में, वो पुलिस से लोग नाला रहते हैं। तो शहरियों की शिकायत पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 355 अहलकारों को बर्खास्त किया गया।
सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को रवां बरस अपने महकमे के खिलाफ 31,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई। शिकायत पर 355 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक सन 2020 में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को अपने महकमे के खिलाफ 31,764 शिकायत मौसूल हुई। सूबाई पुलिस ने 30,100 शिकायत का अजाला किया। दस्तावेजात के मुताबिक शिकायत साबित होने पर 3,347 पुलिस एहलकारों को सजा पाने वालों में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक के एहलकार भी शामिल हैं। दस्तावेजात ये बताती हैं कि सजा पाने वालों में 41 पुलिस एहलकारों पर करप्शन का इल्ज़ाम था। नाकिस तफ्तीश पर भी 41 एहलकारों को सजा दी गई है। पुलिस दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज़्यादा 1025 सजाएं मालाकंड डिवीजन में दी गई हैं। दूसरे नंबर पर 606 सजाएं जिला कोहाट में पुलिस को दी गई हैं। तो ये जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती थी आज से 5 साल पहले, उसका एक अमली सूरत आज भी 2020 में नजर आ रही है। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफजई साहब आपके वक्त का। पहले नंबर पे तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि पुलिस को बर्खास्त किया गया है एहलकारों को 355 को एक ही साल के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब ये बहुत बड़ी शिकायत भी हैं। तो ये किस तरह से मैकेनिज्म है कि सज़ा वाकई उनको बेहतर हुई है? जो शिकायत आई हैं उन शिकायत के फौरी अजाले के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें 2-3 तरीके हैं। एक तो पहली बात ये है कि जो पुलिस के हवाले से, तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में पुलिस के हवाले से शिकायत रहती हैं और अक्सर बेशतर वो चाहे अच्छी नीयत से हो बुरी नीयत से हो, लेकिन जातियाँ हो जाती हैं और फिर उसका ये था कि पूछने वाला कोई नहीं होता था। तो अब ये कि ये भी होता था कि सियासत होती थी पुलिस के ऊपर। लोग जो MPA में मिनिस्टर जो बनते थे वो अपने मर्जी के ये अपने हल्कों में लगा लेते। जैसे हमारी हुकूमत आई है, हमने बाकायदा जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं उसमें जो डीपोलिटिसाइज कर दिया है पुलिस को और टोटली उनको आज़ाद कर दिया है। अब इनका माली भी आज़ाद है और इंतजामी अमूर में भी ये आज़ाद है और इनके जिम्मे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनकी मुकम्मल इनकी जिम्मेदारी में डाल दी गई कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ये जो आपने कहा शिकायत देखे बड़ी आसान हो गई है। एक तो ये कि जो ज्यादातर जो IG और ये जो बने होते हैं सोशल मीडिया की टीमें इनकी बनी होती हैं, हर जगह पे उन्होंने अपने नंबर दिए होते हैं। तो उनके जो नंबर है उस पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इनकी जो शिकायत सेल बने हुए हैं उस पर भी लोग जो है वो फैक्स भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल के जरिए भी आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा यूसुफजई साहब, यहाँ पर कि 31,000 से ज्यादा शिकायतें हैं एक साल में, तो ये भी एक है कि पिछले 5 साल और फिर अगले 2 साल में रिफॉर्म्स का हिस्सा होते हुए बड़ा अच्छा इकदाम है कि सजाएं दी जा रही हैं, शिकायत का अमल है। लेकिन सर यहाँ पर डेली 100 के करीब शिकायत भी आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी पुलिस के महकमे को बेहतर करने में बड़ा वक्त लगेगा कि 100 शिकायत रोजाना की बुनियाद पर अगर आए तो। देखिए, शिकायत तो आपको पता है कि कुछ जेन्युइन भी होती है, कुछ ऐसे होती हैं जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हमारे सामने होता है कि सिग्नल पे आपको इशारा मिलता है, आप नहीं रुकते, उसके खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई हो गई। यानी आजकल तो ये तो एक वो ट्रेंड भी बन गया है कि उनको पता है कि पुलिस के खिलाफ एक्शन होगा तो वो फिर दूसरा भी निकालते हैं। कभी कभी नौजवान भी होते हैं, कभी जाहिर है पुलिस का काम ये है कि थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है, वो आगे से सख्ती करते हैं। तो ये दो तरफा चीजें, हमारे अपने रवैयों को भी ठीक करना पड़ेगा और दूसरा ये कि हमें अपनी फोर्स के साथ मिलकर काम करना होगा और फोर्स को भी चाहिए कि वो आवाम की खिदमत करे, आवाम को इज्जत दे। ये जो थाने जो अड्डे बने हुए थे उनमें बहुत हद तक कमी आई। आप देखिए एटीट्यूड रवैये जो है ना, ये तो चेंज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सही, ये सिर्फ कानून साजी और उससे ठीक नहीं होते हैं, लेकिन जो सजा और जजा का अमल जहाँ होगा वहाँ पे बेहतरी आती है, वहाँ बेहतरी होगी। लेकिन एक चीज इसमें यूसुफजई साहब बड़ा अहम है,
वो ये है कि पुलिस में जो है वो इस बात का बड़ा अदम इस्तेहकाम सा आ गया है कि हमारे खिलाफ किसी भी वक्त कोई शिकायत होती, पुलिस अपने तरीक़ाकार से तफ्तीश भी करती है, पुलिस अपने तरीक़ाकार से लोगों के मामलात सेटल भी कर देती है। बहुत सारे मामलात में क्या अदालतों में चीज़ें जाती नहीं, ये एक तरीक़ाकार रिवायती रहा भी है। अब उसके ऊपर भी पुलिस ये है कि कोई अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है तो उनके खिलाफ शिकायत हो जाएगी। वो एक बड़ा खौफ सा पुलिस के अंदर आ गया, जिसमें उनकी अपनी इस्तेदाद, अपने काम करने की जो सलाहियत है, वो पुलिस वाले कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती है। नहीं, मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि इनके खिलाफ जब शिकायत आती है तो पुलिस डिपार्टमेंट ही उस शिकायत को सुनती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर से लोग आते हैं या पॉलिटिकल लोग उनको देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। जाहिर है उनकी इंक्वायरी होती है प्रॉपरली, और जब वो इंक्वायरी साबित हो जाती है तब जाके उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो समझता हूँ कि अच्छी बात है। देखिए, अगर पुलिस वाले ज्यादती करते हैं, पहले ये होता था कि बगैर प्रिंट के, बगैर उसके घरों के अंदर घुसना, खवातीन को ज़ुदुकोब करना, इस तरह के वाक़यात बड़े आम होते थे। अब अल्लाह के फजल से आप देखें कि काफी उसमें कमी आ गई है। दूसरा ये कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसमें हमारी फोर्सेस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। उसकी वजह से भी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी सूबों से। इनकी खिदमत है, इनकी कुर्बानियां हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी वो ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी फोर्स की बदनामी का सबब भी बनती है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ भी फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर रही है, और शायद सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की पुलिस ने दी हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम है, आप क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा है, तो सर इस वक्त मरदान में जलसा हो रहा है, और जलसे के साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो कोविड की रेशो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है पेशावर जलसे के बाद से लेकर। तो ये जलसे की भी आप लोगों ने इजाज़त दी, आज तो खुलेआम वो जलसा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस जलसे में भी। तो यहाँ पर फिर किस तरह से इंतज़ामात आप रोक रहे हैं, पुलिस को क्या अहकामात हैं कि ठीक है PDM जलसा करना चाहती है तो कर ले, किसी को कोई रोका ही नहीं जाएगा, चाहे कोविड बढ़े ना बढ़े, लोगों के लिए मुश्किलात हों ना हो? देखिए, मेरे ख्याल से अब लोगों को भी समझ आ गई है, खुली छुट्टी भी दी लोगों को ताकि पता चले। ये कहते हैं पूरी कौम हमारे साथ है। आप देख रहे हैं जलसा नहीं है, जलसी है। और दूसरी बात ये कि ये इनके एटीट्यूड को भी लोग देख रहे हैं कि ये कर रहे हैं और ये रैलियां क्यों निकल रही है। अभी तो मेरे ख्याल से जो मौलाना शेरानी साहब का जो बयान आया है, बिल्कुल नसीब खान का, शुजात मल का, इनके जो बयानात आए हैं ना PDM के हवाले से, तो मेरे ख्याल से उससे तो हवा निकल गई है। आज के जलसा नहीं होना चाहिए जो आम रूटीन में होता है, ये जो दाड़े मार मार के, चीखें मार मार के जो जलसे करते हैं, तकरीरें करते हैं। आज तो मेरे ख्याल से बांधा फूट गया इनका। जिस अंदाज से उन्होंने करप्शन की है, जो एसेट्स बनाए हैं, जो पार्टी के अंदर इस्लाम को जिस तरीके से यूज करके खोल बनाकर जो जिस तरह लूट मार की है, तो मेरे ख्याल से ये तो हम तो ये सोच रहे थे कि अचानक मौलाना फजलुर रहमान को ये मोहब्बत कैसे हो गई है नवाज शरीफ जरदारी के साथ, कि ये उनके लिए तहरीक चला रहे हैं। लेकिन अब पता चला कि उनको तो खुद उनको पता था कि इनके बाद मेरी बारी है, तो ये पहले से पेशबंदी के लिए वो बांधा फूट गया। अब तो इंशाअल्लाह ताला अब ये थोड़ा सा गुस्से में है नेट के हवाले से। कहते हैं जी वो नेट के कागजात मैंने फाड़ दिए हैं, तो मेरे को गुलाम के मुझसे पूछा जा रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी दुनिया, आधी दुनिया के ज्यादा जो है वो, तो उन्होंने तो अपने चादर का जवाब दे दिया था। जो पूछा गया था कि चादर आपकी क्यों बड़ी खड़ी क्यों छोटी है। आज मौलाना फजलुर रहमान ये जवाब देने से काफिर है कि एसेट कहाँ से बने, वो खफा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। भाई हमने आपसे कलमे का तो नहीं पूछा ना कि आप कलमा बताएं या इस्लाम बताएं हमें, या हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि कोई मदरसे क्यों चला रहे हैं आप। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कारोबार नहीं किया, आपका कोई कारोबार नहीं है, तो ये आपके एसेट कहाँ से बढ़ रहे हैं। तो इसका तो जवाब देना होगा अगर आपने सियासत करनी है इस मुल्क के अंदर, वरना मदरसे चलाने हम उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन आपने जवाब देना होगा। उससे पहले ना आप मदरसे चला सकेंगे, ना आप सियासत कर सकेंगे। जो तब्दीली की आप बात कर रहे हैं जनवरी में, तो मुझे तो तब्दीली नजर आ रही कि जेल में इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे से कह रहे हैं कि तब्दीली ये होगी कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जनवरी तक जेल में होंगे। जनवरी में ही इस्तीफ़ों की भी बात वो हुकूमत से कर चुके हैं। और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से
पैमरा जो पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है, एक जिम्मेदार इदारा है, लेकिन इस जिम्मेदार इदारे पर एक गैर जिम्मेदार शख्स की तैनाती पिछले दौरे हुकूमत की गई और उस पर अब इस वक्त सरापा एहतजाज हैं पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी। वो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के लिए पैमरा जैसे इदारे पर एक नाअहल और करप्ट शख्स का बैठना वो किसी तरह से काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो बार बार मेरिट की बात करते हैं और मेरिट पर तैनातियों की बात करते हैं, उनको इस मामले पर फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा कि पाकिस्तान के एक अहम इदारे पर सलीम बेग जैसे चेयरमैन तैनात होगा तो फिर पाकिस्तान के मीडिया के लिए, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए, पाकिस्तान के सहाफ़ती इदारों के लिए मुश्किलात दर मुश्किलात ही पैदा होंगी, क्योंकि नाअहल और करप्ट शख्स किसी तरह से भी बेहतर तौर पर इदारे नहीं चला सकता है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर हूँ। हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।